नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ में। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी लोक देवी देवताओं की, और लोक देवी देवताओं में अपन ने गोगा जी और रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप उनका अध्ययन कर सकते हो। चलिए आज अपन नेक्स्ट लोक देवता की बात करते हैं, और अपने नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है पाबू जी। अब पाबू जी जो है, पाबू जी को भी तुम्हें पता होगा भाई, 5 पीरों के जो मैंने आपको नाम बताए थे कि 5 पीरों में किन किन को शामिल किया गया है, तो 5 पीरों में अपने पाबू जी को भी रखा गया है। अब बात करते हैं अपन पाबू जी के सामान्य परिचय की कि भाई पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाबू जी की जो माताजी था उनका नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, जाति कौन सी थी इनकी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो बात करूं यदि मैं पाबू जी की जन्म की, तो पाबू जी का जो जन्म है दोस्तों, जन्म इनका हुआ था 1296 ईस्वी को, और ये जो है ये विक्रम संवत में हुआ था। भाई विक्रम संवत 1296 ईस्वी में पाबू जी का जन्म हुआ था। जन्म कहां पे हुआ था उसकी बात करें तो जन्म हुआ था दोस्तों अपने कोलूमंड में। भाई कोलूमंड, और कोलूमंड कहां है? कोलूमंड है अपने फलोदी जोधपुर में। भाई कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में अपने पाबू जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात करें यदि पाबू जी के पिता की, तो पाबू जी के जो पिताजी का नाम था, भाई पाबू जी के पिताजी का जो नाम था वो था धांधल जी। धांधल जी। भाई पाबू जी के पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी था। बात करें पाबू जी की माताजी का नाम, भाई माता का नाम जो था वो था कमला दे। क्या था? कमला दे था, ठीक है। और पाबू जी की यदि मैं बात करूं तो पाबू जी की जो जाति थी, जाति जो थी वो थी पाबू जी की राठौड़। कौन सी जाति से थे पाबू जी? राठौड़ जाति से थे। और राठौड़ जो है वो प्रमुख रूप से वैसे इनकी गोत्र थी, ठीक है, राठौड़ इनकी गोत्र थी। यदि इनकी जाति की बात करें तो वो राजपूत होगी। भाई राजपूत जाति के थे। और यदि गोत्र की मैं बात करूं तो गोत्र था इनका राठौड़ था, ठीक है। पाबू जी की यदि सवारी की बात करें भाई पाबू जी की सवारी जो थी, सवारी इनकी थी केसर कालवी। केसर कालवी, भाई केसर कालवी जो है वो पाबू जी की सवारी थी, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करूं तो इनकी पत्नी का जो नाम था, भाई पाबू जी की पत्नी का नाम दोस्तों था सुप्यार दे। क्या था? सुप्यार दे। सुप्यार दे जो थी इनका संबंध जो था, इनका संबंध अर्थात सुप्यार दे जो थी ना वो अपने थी अमरकोट पाकिस्तान से। कहां से थी? अमरकोट पाकिस्तान से सुप्यार दे का संबंध था, अर्थात अमरकोट पाकिस्तान से सुप्यार दे वहां की निवासी थी, ठीक है। अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान की थी, ठीक है। सुप्यार दे का एक अन्य नाम भी था, अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है। वो अन्य नाम जो था वो था इनका फलुक बाई। क्या था? फलुक बाई या फलकू दे। फलकू दे, भाई फलकू दे सुप्यार दे का अन्य नाम था। अब दोस्तों ये तो हो गई अपने पाबू जी के बारे में सामान्य जानकारी कि भाई पाबू जी का जो जन्म था वो विक्रम संवत 1296 को हुआ था, फलोदी जोधपुर में हुआ था जो कोलूमंड है। और धांधल जी इनके पिताजी का नाम था, कमला दे इनकी माता का नाम था, ठीक है। ये सब तो अपने पाबू जी के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हो गई। अब यदि मैं इसके आगे बात करूं, भाई इसके आगे अपन बात करें पाबू जी के बारे में, तो इससे आगे अपन बात करेंगे कि भाई पाबू जी जो है इनको अवतार किनका माना जाता है। पाबू जी को अवतार किनका माना जाता है? तो पाबू जी को जो है, भाई पाबू जी को जो है वो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किनका? लक्ष्मण का। भाई लक्ष्मण जी का अवतार, भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनको माना जाता है? अपने पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी को जो है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लस इनको फ्लेग रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। फ्लेग रोग निवारक देवता।
भाई प्लेग रोग निवारक देवता की यदि बात करूं तो वो भी अपने बाबूजी को ही कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अलावा यदि राजस्थान में वैसे आपको बताऊं बाबूजी जो है वो ऊंटों के देवता कहलाते हैं, ठीक है। राजस्थान में यदि ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, भाई राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, भाई राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो है वो भी अपने बाबूजी को ही दिया जाता है। अर्थात राजस्थान में यदि बात करें तो सबसे पहले ऊंटों का आगमन जो है वो बाबूजी के द्वारा ही किया गया था। अर्थात राजस्थान में सबसे पहले ऊंट जो है वो बाबूजी के द्वारा ही लाए गए थे। अब दोस्तों आपको पता होगा भाई ऊंटों के अंदर एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, सर्रा रोग होता है। भाई सर्रा रोग होता है ऊंटों के अंदर, मुख्य रूप से ऊंटों में मुख्य रूप से सर्रा रोग होता है। और जब ऊंटों में ये रोग हो जाता है ना तो उस समय बाबूजी की जो फड़ है ना, भाई बाबूजी की फड़ बाची जाती है, बाबूजी की फड़। भाई ऊंटों में जब सर्रा रोग हो जाता है, भाई ऊंटों में जब सर्रा रोग हो जाता है तो बाबूजी की फड़ बाची जाती है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं इनके अनुयायियों की, भाई बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं, बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं ना वो विवाह के अवसर पर 4 फेरे लेते हैं। भाई बाबूजी के अनुयायी विवाह के अवसर पर कितने फेरे लेते हैं, 4 फेरे लेते हैं। भाई बाबूजी के जो अनुयायी है वो विवाह के अवसर पर 4 फेरे लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो बाबूजी ने जहां पे प्राण त्यागे थे ना वो त्यागे थे गायों की रक्षा करते हुए। भाई गायों की रक्षा करते हुए भाई गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी ने देचू नामक स्थान, और देचू नामक स्थान कहां पे है, ये देचू पड़ता है अपने जोधपुर में। भाई देचू जोधपुर में बाबूजी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनों जिंदराव खींची के जो सामने ना वो प्राण त्यागे थे। भाई गायों की रक्षा, और गायों की किनकी गायों की रक्षा, ये गायें जो थी वो थी देवली चारणीन की। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, देवली चारणीन। भाई देवली चारणीन की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी ने देचू नामक स्थान जोधपुर में अपने बहनोई, भाई बहनोई कौन था, वो था जिंदराव खींची। अपने बहनोई जिंदराव खींची के सामने बाबूजी ने देचू नामक स्थान जोधपुर पे देवली चारणीन की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का जो है वो त्याग किया था दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में यदि बात करो तो बाबूजी के जो है मुख्य रूप से 5 अंगरक्षक थे। क्या थे, 5 अंगरक्षक। बात करें इंग्लिश में तो मुख्य रूप से आप ऐसे कह सकते हो कि बाबूजी के जो है 5 बॉडीगार्ड थे। भाई बाबूजी का 5 बॉडीगार्ड कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। तो 5 में जो 5 बॉडीगार्ड थे उनमें सबसे पहला था चांदा नामक व्यक्ति था जो बाबूजी का अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। अर्थात 24 घंटे बाबूजी की जो रक्षा के लिए तैनात रखे जाते थे वो 5 व्यक्ति थे और उनमें एक था चांदा। दूसरे की बात करें तो वो थे सलजी। तीसरे की यदि बात करूं तो तीसरे जो थे वो है हरमल। और चौथे जो थे वो थे अपने सावर जी। 5वें की यदि बात करूं तो देमा। भाई ये 5 जो व्यक्ति थे ना ये बाबूजी के अंगरक्षक थे। अर्थात 24 घंटे बाबूजी की रक्षा के लिए जो है तत्पर रहते थे, ठीक है। और 5 कौन कौन थे, एक तो चांदा था, एक सलजी था, एक हरमल था, एक सांवरजी था और एक डेमा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे, ठीक है। ये हो गई अपने बाबूजी के बारे में और बात, ठीक है। अब दोस्तों जो देबारी और जो देबारी जाति के जो लोग होते हैं ना, भाई देबारी जो जाति है, देबारी और राइका, ठीक है, ये मुख्य रूप से अपना आराध्य देव जो है वो बाबूजी को ही मानते हैं। किनको मानते हैं,
पाबूजी को। और पाबूजी को आराध्य देव मानते कौन सी जाति के लोग हैं? मुख्य रूप से राइका या देबारी जाति के। देबारी जाति के लोग क्या मानते हैं? आराध्य देव। भाई आराध्य देव मानते, कौन मानते हैं? राइका व देबारी जाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से पाबूजी को क्या मानते हैं? पाबूजी को मानते, अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो पाबूजी की जो जीवनी का वर्णन है, अर्थात पाबूजी ने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे और कैसे कैसे उनकी जीवनी जो है, उनके जीवन चरित्र के बारे में वो जो वर्णन मिलता है ना, वो मिलता है अपने पाबू प्रकाश में। किसमें मिलता है? पाबू प्रकाश में पाबूजी की जो जीवनी थी उनका वर्णन मिलता है या उसका वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से यदि बात करें इस पाबू प्रकाश के लेखक की, भाई पाबू प्रकाश जो है, पाबू प्रकाश को लिखने वाला या इसका रचयिता की यदि बात करूं तो इसके रचयिता दोस्तों थे ओसिया भोटजी। ओसिया भोटजी। भाई ओसिया भोटजी जो है वो लेखक थे। किसके लेखक थे? पाबू प्रकाश के। भाई पाबू प्रकाश के लेखक की यदि मैं बात करूं तो लेखक थे ओसिया भोटजी। ठीक है। और राइका व देबारी जाति के लोग जो है पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें पाबूजी की फड़ की, भाई पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ जो है वो मुख्य रूप से जो है माठ वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। किसके साथ में? वाद्य यंत्र की यदि बात करें तो वाद्य यंत्र उसमें काम में लिया जाता है माठ वाद्य यंत्र। भाई माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के लोग, एक जाति होती है थोरी, भाई थोरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ में मुख्य रूप से पाबूजी की फड़ को बांधते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से जो है पाबूजी की फड़ है ना, सभी लोग देवी देवताओं में सबसे यदि लोकप्रिय फड़ की बात करें, भाई सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़, भाई सबसे लोकप्रिय फड़ की यदि मैं बात करूं तो वो जो है वो अपने सभी लोग देवी देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है अपने पाबूजी की। ठीक है। मुख्य रूप से ये फड़ बांची कब जाती है? ये थोरी जाति के लोग बांटते हैं और बांसते कब है इसको? माठ वाद्य यंत्र के साथ में बांसते हैं। अब जो पाबूजी के गीत है दोस्तों, भाई पाबूजी के गीत, पाबूजी के जो गीत होते हैं ना दोस्तों, उन्हें मुख्य रूप से कहते हैं पावड़े। भाई पाबूजी के गीतों को मुख्य रूप से पावड़े कहा जाता है। अब दोस्तों पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है, भाई पाबूजी का मुख्य मंदिर जो है वो इनके जन्म स्थान पे ही है। भाई इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? इनका जन्म स्थान है कोलूमंड में, और कोलूमंड जो है वो फलोदी जोधपुर में पड़ता है। तो मुख्य रूप से पाबूजी का जो मेला लगता है, भाई मेला लगता है, वो मेला लगता है इनका कोलूमंड में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। भाई कोलूमंड फलोदी जोधपुर में मुख्य रूप से पाबूजी का मेला लगता है। अब ये मेला जो है ये लगता कब है? तो तिथि की यदि बात करूं तो ये मुख्य रूप से लगता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को फलोदी जोधपुर में जो कोलूमंड नामक स्थान है वहां पे मुख्य रूप से पाबूजी का मेला लगता है। भाई ये बात हो गई अपनी पाबूजी के बारे में कि राइका व रेबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है। कोलूमंड फलोदी में मुख्य रूप से इनका मेला लगता है जहां पे इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात की कि भाई पाबू प्रकाश जो है उसमें पाबूजी के जीवनी का वर्णन मिलता है और ये मुख्य रूप से ओसिया भोटजी के द्वारा लिखी गई है। और सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको चाहे,
भाई सबसे लोकप्रिय फड़ के यदि बात करें तो राजस्थान के जो लोक देवी देवता है उन सभी में सबसे लोकप्रिय फड़ की यदि बात करें तो लोकप्रिय फड़ जो है वो अपने पाबूजी की है। अपन जो है सबसे लंबी फड़ व सबसे छोटी फड़ की भी बात करेंगे जो अपने देवनारायण जी की है। ठीक है दोस्तों, वाद्य यंत्र थोड़ी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ में मुख्य रूप से पाबूजी की जो है वो फड़ बाजते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों पाबूजी की जो मूर्ति है, भाई पाबूजी की मूर्ति कैसी लगी हुई है या कैसी मूर्ति बनी हुई है, इसके बारे में यदि बात करूं तो पाबूजी की जो मूर्ति बनी हुई है ना दोस्तों, वो बनी हुई है अश्वरोही। कैसी? अश्वरोही। अश्वरोही हाथ में भाला लिए हुए, हाथ में भाला लिए हुए। भाई अश्वरोही अर्थात घोड़े पर सवार है और हाथ में भाला लिए हुए, झुकी हुई पाग के समान, झुकी हुई पाग की तरह। भाई झुकी हुई पाग। भाई मूर्ति कैसी बनी हुई है पाबूजी की, उसकी बात करें तो अश्वरोही हाथ में भाला लिए हुए, झुकी हुई पाग के रूप में मुख्य रूप से पाबूजी की जो है वो मूर्ति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा एक पाबूजी का एक मंदिर और है। भाई पाबूजी का एक मंदिर और है, वो मंदिर है अपने पावटा जयपुर में। भाई पावटा जयपुर में पाबूजी का जो है एक दूसरा मंदिर है। भाई कोलूमंड फलोदी के बाद में यदि बात करें, कोलूमंड फलोदी के बाद में यदि कहीं पे पाबूजी का मंदिर है ना दोस्तों, तो वो है अपने पावटा जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा यदि एक चीज की और बात कर ले तो मुख्य रूप से जो पाबूजी के सोरठे हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। भाई पाबूजी के सोरठे, पाबूजी के सोरठे, तो पाबूजी के जो सोरठे है, पाबूजी के सोरठे जो लिखे थे ना जिस व्यक्ति ने, वो था रामनाथ काव्या। कौन था? रामनाथ केव्या। भाई रामनाथ केव्या के द्वारा मुख्य रूप से पाबूजी के सोरठे लिखे गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लगभग अपने आज पाबूजी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।